हम इस उम्मीद में हैं, आए दिन रफीगंज स्टेशन से हजारों की संख्या में गाड़ियों में, ट्रेनों में भर करके लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद में भी जी रहे हैं। हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि कब स्मार्ट सिटी बनेगा। हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि कब बुलेट ट्रेन चलेगी जिस पर संजीत भाई चढ़ के दिल्ली जाएंगे। आप लोग इतना पढ़े लिखे थोड़ी है कि 12 क्लास के बाद इंटर करवा रहे हैं। सुनिए, पहले सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको बोलता हूं कि TRE 4 का जो आने वाला है वैकेंसी 27,000 ही क्यों, 1.5 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भगवान सूर्य की नगरी है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की धरती, बिहार की सियासत में मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर बिहार की औरंगाबाद जिले में इस वक्त प्रभात खबर की चुनावी चौपाल की टीम, स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ प्रभात खबर का चुनावी चौपाल आज पहुंच चुका है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। तो सबसे पहले रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की प्यारी जनता का हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं जो LJP का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। हमारे साथ तजम्मुल खान साहब हैं जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ शंकर यादवेंद्र जी हैं जो RJD का पक्ष रखेंगे, आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ ही क्षणों में अशोक सिंह जी जो पूर्व विधायक है रफीगंज के, वो हमारे बीच मौजूद रहेंगे। हमारे बीच संतोष कुमार साहू जी जो BJP नगर अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आजिम खान साहब, आपका भी स्वागत है सर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम तमाम जनप्रतिनिधियों के पास चलेंगे और कोशिश करेंगे कि 30-30 सेकंड में आप उन तमाम 3 एजेंडे को सामने रखें जिस पर रफीगंज की जनता 2025 के चुनाव में आप पर विश्वास कर सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं RJD के पास। सर, वो 3 कौन से एजेंडे होंगे जिस पर रफीगंज की जनता फिर से आप पर भरोसा कर सके, क्योंकि मौजूदा विधायक आप ही के पार्टी के हैं। हम बहुत इस उम्मीद में जी रहे हैं रफीगंज के लोग कि रफीगंज के किसानों में के खेत में पानी कब आएगी। हम रफीगंज के लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि रफीगंज आखिर अनुमंडल कब बनेगा। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि रफीगंज के क्षेत्र में, इस इलाके में औद्योगिकरण कब आएगी। सर, विधायक भी तो आप ही के पार्टी के हैं। सरकार हमारी नहीं है, सरकार नहीं है। हमें 3 चीज चाहिए। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई लाल पानी की उम्मीद में कि लाल पानी रफीगंज के किसान के खेतों में आएंगे और किसानों के चेहरे लाल हो जाएंगे। इस उम्मीद में कई पीढ़ियां गुजर गई। हम सदियों वर्षों से सुन रहे हैं कि रफीगंज अनुमंडल बनेगा और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हमें अनुमंडल का दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, पिछले 25 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों से यहाँ NDA की सरकार है। एक भी बिहार में अनुमंडल नहीं बना, एक भी ब्लॉक नहीं बना। रफीगंज कहां से बनेगा। हम इस उम्मीद में हैं, आए दिन रफीगंज स्टेशन से हजारों की संख्या में गाड़ियों में, ट्रेनों में भर करके लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार की उम्मीद में भी जी रहे हैं कि यहाँ औद्योगिकरण का दौर चले। चूंकि ये रफीगंज का इलाका, यहाँ 90% आबादी खेती और किसानी पर निर्भर है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, युवा नौजवान मेहनती है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं। कृषि के क्षेत्र में कोई बेहतर काम नहीं किया गया। यह सरकार का नीतिगत निर्णय है, यह कोई विधायक के बस का चीज नहीं है। इसलिए हम 20 साल जिस पार्टी की सरकार है, जिस गठबंधन की सरकार है, उससे इस उम्मीद में अभी भी रफीगंज की जनता जी रही है। ठीक है, हम सवाल का जवाब लेंगे। चूंकि JDU के प्रतिनिधि अभी नहीं है तो हम BJP के पास चलते हैं, संतोष जी के पास। संतोष जी, बड़ा सवाल है कि अब तक अनुमंडल क्यों नहीं बना, और रफीगंज स्टेशन पर जब हम गए थे चौराहे पर चर्चा को लेकर, तो वहां की व्यवस्था को लेकर भी काफी सवाल था। अभी देखे, हेलो, अभी देख रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में अमृतकाल में देख रहे हैं जितने भी स्टेशन है, चाहे छोटे हो बड़े हो, उनका औद्योगिकरण हो रहा। आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो समय तो लगेगा ही, और स्टेशन इतना अच्छा बनेगा। कुछ सालों में आप देखिएगा रफीगंज स्टेशन इतना भव्य स्टेशन होगा कि लोग याद करेंगे कि मोदी सरकार ने ये काम कर दिया है। आएंगे आपके पास आएंगे, सवाल आएगा आप लोग कृपया बीच में ना बोलें, जो मुद्दा होगा हमसे बात कीजिएगा। हाँ, तो जो स्टेशन की अभी जो बदहाली देख रहे हैं वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। अभी रफीगंज में कुछ नया ट्रेनों का भी परिचालन हुआ है और कुछ ट्रेनों का परिचालन भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लोग अनदेखा। सर, आते हैं आपके पास।
अनदेखा काम कर रहे हैं कि कृषि में काम नहीं हो रहा। अभी सरकार इतने चीज कृषि के लिए दे रही है, हर ब्लॉक में देखिए, हर पंचायत में देखिए, कृषि के लिए बहुत सा कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे विपक्षी पार्टियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके एक और विपक्षी पार्टी हैं जनसुराज वाले, उनसे पूछते हैं। सर ये तो कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। नहीं, इनकी नज़र में अमृतकाल लग रहा है, लेकिन बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जो करा रही है कि 41 रुपये से पेट्रोल जो 97 पर फिक्स है, ये डीजल फिक्स है, 110 पे पेट्रोल फिक्स है। डीजल का दाम बढ़ता है तो ज़िंदगी में जितनी काम आने वाली चीज़ें हैं सब पे उसकी महंगाई बढ़ जाती है। ये अमृतकाल में जी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता करा रही है। ठीक है, अब एलजेपी के पास चलते हैं, संतोष जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी को तो यही लोग रहा है कि विपक्ष में रहकर इसका बड़ाई करें, उसका भलाई करें, उसका विरोध करें। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में इस सरकार में सो और आम पब्लिक देख रही है। हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में घर घर गांव-गांव फीडर लग रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ एशिया महादेश का सबसे बड़ा पावर ग्रिड नवीनगर में लगा है, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजली हमको बिहार में मिल रही है। तो आएंगे आपके पास आएंगे। कृषि विभाग की बात लोगों ने कर रहा है, तो हमारी सरकार 125 यूनिट फ्री दिया है। आप अभी तत्काल अवधि कितने घरों में बिजली अभी फ्री जा रही है, यूनिट नहीं आ रही है। अब इसने और विपक्षी को जिस चश्मा से देख रहे हैं वही चश्मा से लोकेगा। मैं आग्रह करता हूं कि आप नजर खोल दीजिए कि मोदी जी की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बिहार कहां से कहां पहुंच गया। एक सवाल और था, हिंदुस्तान की अभी जो जीडीपी आया है वो हमारा हिंदुस्तान आज के रिपोर्ट में 8वें पायदान पर है। ठीक है सर, ठीक है। आजिम जी के पास चलते हैं, उनको माइक दे दीजिएगा। कांग्रेस का क्या एजेंडा है सर? कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर इस बार बिहार की राजनीति में जाएगी? कांग्रेस का एजेंडा है, अभी डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। अभी हमारे ब्लॉक में किसी तरह का जो भी काम हो रहा है बड़े पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और यहाँ बहुत तरह का यहाँ जुल्म किया जा रहा है, अफसरशाही चल रही है। ये सरकार नीतीश कुमार की सरकार है। ठीक है, अब हम जनता के बीच चलते हैं, हम प्रयास करेंगे जी, एक एक करके हम सवाल लेंगे सबका, एक एक करके। हाँ, आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बोले हाँ, नहीं एक मिनट बैठिए। ठीक है, हम विधायक, ठीक है, हम सवाल करते हैं। एक बार हम आरजेडी कुछ काउंटर करना चाहती है, उनसे एक ले लेते हैं। अभी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के द्वारा कहा गया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर प्लांट नवीनगर में लगी है, लेकिन इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो प्लांट का उद्घाटन 2005 में हुआ था, तब जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। ये लालू प्रसाद और एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर में बना है, इनको जानकारी होनी चाहिए। नवीनगर थर्मल पावर और रेल का ज्वाइंट वेंचर में ये बना है, लेकिन इसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। अरे हम सभी किसान हैं, अपने आप से आप पूछ लीजिए कि यूरिया की उपलब्धता है, ये सरकार यूरिया किसानों को दे पा रही है? ठीक है, यही है। संतोष जी आएंगे, एक एक करके जनता का एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे। खड़े हो जाइए भैया, क्या सवाल था आपका? नाम बताइए। मेरा नाम हार्दिक सिंह हुआ। जो ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? इनका विधायक है, इनका सांसद है, पूरा जिला में इनका विधायक है, इनका सांसद है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार कहने का इनका विधायक, कहने का इनका सांसद करवा रहे हैं। पूरा ब्लॉक लेवल से लोग कमीशन ले रही है। पूरा सांसद महोदय के पूरा जिला से कमीशन ले रहे हैं, पूरा कमीशन ले रहे हैं, तब तो भ्रष्टाचार पूरा औरंगाबाद जिला में हो रही है। एक और सवाल लेते फिर आपसे आते हैं सर। एक और सवाल, हाँ, एक एक करके एक राउंड आते हैं। हाँ, पूछिए, खड़े होइए। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, युवा जिला प्रवक्ता भाजपा। मैं शंकर जंदू जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो कालखंड का जो आपने नेतृत्व किया, आप जो बता रहे हैं आरजेडी की सरकार के, मैं सम्मान करना चाहता हूं सब नेताओं का, सभी पार्टियों का। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आज मरीन ड्राइव पटना पर जो तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है आज डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो सड़क की देन किसकी है? तो एनडीए सरकार की देन है, जो लंबे आने सड़कों तक चलते रहेगी। और एनडीए की सरकार सशक्त है और कार्य क्षमता वाली कार्यशैली के साथ हम लोग जी रहे हैं। और एनडीए के जन के तमाम जितने भी स्कीम्स हैं उसका रिफरेंस मैं लेना चाहूंगा कि क्या आपके गांव तक, प्रखंड से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रदेश तक लाभ मिल रही है या नहीं मिल रही है?
मैं शंकर जी से पूछना चाहता हूँ। शंकर जी आप ही से सवाल था, दोनों सवाल का जवाब आप दीजिएगा। पहला सवाल इनका था, हाँ। अभी इन्होंने कहा कि मैरीन ड्राइव और बिहार के विकास की बात की है। हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि आरा के सभा में प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, उस बोली का क्या हुआ, कहां गया? हम पूछना चाहते हैं नौजवान से कि 2 करोड़ रोजगार की उम्मीद में आज भी जी रहे हैं। हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि कब स्मार्ट सिटी बनेगा। हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि कब बुलेट ट्रेन चलेगी जिस पर संजीत भाई चढ़ के दिल्ली जाएंगे। हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि किसानों के दुगने समर्थन मूल्य हो जाएंगे। उस युवा साथी का सवाल था कि तेजस्वी यादव जहां पे रील बना रहे थे ना, हाँ। वो सड़क भी एनडीए की देन थी। बिल्कुल, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। आप उनसे ये भी पूछिए कि रेल सा सड़क पुल दीघा से हाजीपुर को जोड़ता है, उसका उद्घाटन कौन किया था? तेजस्वी यादव। 18 महीने के शासन। इनसे ये भी पूछिए कि जब यूपीए 1 की सरकार थी तो राष्ट्रीय श्रम विकास योजना, बिहार बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, प्रधानमंत्री सड़क योजना किसकी देन थी? रघुवंश प्रसाद की। यूपीए 1 और यूपीए 2 की देन थी। ये तो पैसा आया, आज कार्य हो रहा है। ये तो ठोठी दलील देने वाले लोग हैं, इनको तो विकास दिखता नहीं है। अरे विकास तो हम लोगों ने किया है। आप जरा देख ले। दूसरा सवाल उनका था क्या वो ठीक नहीं, ठीक है, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, सबके पास जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। भैया जवाब आपसे अनुरोध है, जवाब आएंगे बिना माइक के आपका आवाज नहीं जा पाएगा। जवाब दे रहे हैं। हाँ। भ्रष्टाचार की बात नौजवान किए, हम उस नौजवान से जानना चाहते हैं कि आप तो 20 वर्ष से शासन कर रहे हैं बिहार में, आप कितना चाहिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? क्या भ्रष्टाचार कोई विधायक मिटाता है? यह सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसलिए नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, भैया आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, एक करके यही बिहार है ना भैया, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। एक और सवाल है, एक और सवाल ले लेते हैं पहले। मेरा नाम साकिब खान, और मैं तो सिर्फ रफीगंज विधानसभा के डिबेट में बैठा हूं और रफीगंज विधानसभा की बात करूंगा। सबसे पहला हमारा सवाल शंकर यदुवेंदु जी से कि अभी कुछ दिन पहले लालू यादव के पुत्र माननीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी जो रफीगंज में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत किए थे, उस समय लाल पानी की जो ये बात करने वाले लोग हैं, 7 महीने से धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना रफीगंज ब्लॉक में, वहां हाजिरी क्यों नहीं दिए? वहां हाजिरी क्यों नहीं दिए? एक मिनट। उसके बाद दूसरा जवाब अभी एक भाई ने बोला कि शिवगंज में जो आने में, और ये हकीकत है कि 2008 से पहले जो है 3 घंटा लगता था। उस समय भी आरजेडी की सरकार थी और रफीगंज में निहालुद्दीन माननीय विधायक थे। उसका भी जवाब मैं दे रहा हूं। रोड क्यों नहीं बना? उसका भी जवाब मैं दे रहा हूं। एक सवाल और आपने बोला कि 20 साल हमने दिया भ्रष्टाचार मिटाने को, तो 15 साल में लालू जी की सरकार ने क्या किया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप फिर आपके पास आते हैं संतोष जी। आपने सबसे पहले शिवगंज रफीगंज सड़क की बात की। रुकिए, ठीक है, जवाब लेते हैं। उधर कैमरा पे आप सामने, आपको जानकारी आपके पास आ रहे हैं। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद के सांसद, जो अभी वर्तमान सांसद है, उन्होंने कहा था कि हम किसानों के खेतों में लाल पानी देंगे, नहीं तो लोकसभा के अंदर आत्मदाह करेंगे। आज लाल पानी आई। अरे आपके पास आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी है। एक मिनट, सरकार से होता है, एमपी से नहीं। सवाल सरकार से होता है भाई जी। ठीक है, बैठिए। ठीक है, हमारे बीच हमारे जेडीयू का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक अशोक सिंह जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। दूसरी चीज, ठीक है, ये चुनावी चर्चा का विषय है, यहाँ पे किसी भी पार्टी का नारा नहीं लगाना है, आप लोगों से अनुरोध है। नहीं, ठीक है, अब हम लेते हैं लुचपा के पास चलते हैं। पहले आप बोलना चाह रहे थे सर। आ रहे शंकर आप नहीं ना गए थे मिलने? एक मिनट, हम लोग भी किसान हैं, हम लोग मिले हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा पहले। शंकर यादवेंदु जी को विकास एकदम नजर नहीं आ रहा है। हमारा बिहार आज किस क्षेत्र? एक मिनट, आपके पास माइक आएगा तभी आवाज जा पाएगी, फिर आवाज नहीं जा पाएगा। बैठ जाइए, आएंगे आपके पास आएंगे। हमारा बिहार कहां से कहां पहुंच गया, इनको नजर नहीं पड़ रहा है। हाँ। आज औरंगाबाद से
पटना जाने में 2.5 से 3 घंटा, मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 3 घंटा। आज जो बिजली मिल रही है वो किसका देन है? लालू जी की सरकार में जब लाइन आता था तो लोग दौड़ के जाता था मोटर चालू करने। आज क्या स्थिति है? 24 घंटा में 23 घंटा लाइन मिल रही है। अब क्या विकास होगा? अब देखने के लिए इनको तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद भी, उतना के बाद भी हमारे सरकार ने बिजली फ्री कर दी। ठीक है। अब अशोक जी आ गए, अशोक जी को पहले मौका दे लेते हैं। सर बहुत सारा सवाल था, आप बीच में मिस कर गए। रफीगंज स्टेशन की दुर्दशा, अतिक्रमण, तमाम ऐसे सवाल थे। जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे तो सवाल उठ रहा था कि ये समस्या आज की नहीं है, करीब 10, 15, 20 साल से यही समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो रफीगंज की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि 25 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वो एनडीए पर भरोसा कर सके? पहले तो जितने हमारे सब दल के साथी हैं सबका हम स्वागत करते हैं, और डिबेट जो है डिबेट जैसा हो और सुनिए, सवाल जवाब हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। आप सवाल अतिक्रमण को लेकर था, सवाल रफीगंज स्टेशन की दुर्दशा को लेकर था। नहीं, अतिक्रमण के सवाल नहीं, जाम का भी सवाल है। बिल्कुल। और रफीगंज घंटों जाम रहता है, लगन के समय में तो और ज़्यादा। तो हमने अभी बाईपास दे दिया 39 करोड़ का, वो टेंडर हो गया। तो ये हमने जाम की समस्या को हटा दिया है। और दूसरी, और बताइए अगली बात। रफीगंज स्टेशन की दुर्दशा, रफीगंज स्टेशन की दुर्दशा, जाने वाली सड़क खराब है, वहां ट्रेनों के ठहराव को लेकर सवाल था। नहीं, स्टेशन बिहार सरकार के जिम्मे की नहीं बात है, वो रेलवे विभाग की बात है। डबल इंजन है। और वो मॉडल स्टेशन के में चयनित हो गया है अमृत भारत के तहत, वो बनेगा। ठीक है, आप आश्वस्त कर रहे हैं। एक एक करके और हम सवाल ले लेते हैं। वहां पे इस साइड से जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा। खड़े नाम बताइए। लड्डू खान। सवाल हमारा इन बैठे तमाम नेताओं से है, शासक हो या विपक्ष हो, ये नेता लोग सब मुद्दा के चोर हैं। आज किसान यहाँ 8 महीना से धरना पर बैठा हुआ है उत्तर कोयल नहर को कुटकुट डैम में फाटक लगवाने के लिए, अधूरे काम को पूरा करवाने के लिए। अंगरा ब्रांच, कोडवारा ब्रांच, नवादा ब्रांच में अभी तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। आज 85 से अब तक कोई जो काम बंद हुआ तो अभी काम शुरू नहीं हुआ। कोई भी नेता लोग अपने मन से मुद्दा नहीं उठाए। एक साकिब नाम का लड़का उठाया है जो उत्तर कोयल नहर के बाद क्या है कि धरना पर बैठे हुए, धरना पर बैठे हुए लोगों से इन लोग को भेंट करने में भी लाज लगती है, इन लोग को शर्म आती है, इन लोग का मुंह में कालिक पोता हुआ है तमाम नेता। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हम कोशिश, पहले हम जनसुराज के पास चलते हैं। सर, प्रशांत किशोर जी कितनी बार पहुंचे हैं किसानों के पास? किसान का मुद्दा प्रशांत किशोर जी तक ले जाने का काम हमने खुद आकर के धरने पर बैठ करके कहा था कि आप लोग 5 आदमी आइए, किसान महापंचायत अरवल में लग रहा है, किसान महापंचायत, आप लोग अपनी बातें अपने प्रतिनिधि मंडल को लेकर चलिए, मैं बात करूंगा। वहां जो बातें होगी, नहीं तो मैं शेखपुरा हाउस पटना में करूंगा। इससे पहले कि हमारे भाई शंकर दुंदी जी ने बोला कि डबल इंजन की सरकार, ये कोयल नहर कब लाल पानी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1970 में कोयल नहर का शिलान्यास हुआ। आज 53-54 साल हो गया। 53-54 साल में 15 साल लालू जी की सरकार थी। वो कोयल नहर के लिए क्या की? ये एनडीए की सरकार, ये 20 साल ये एनडीए की सरकार, इसने क्या किया? और आपको मैं बता दे रहा हूं कि 14, ये मैं बात, आप बैठिए, ये सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं, आप शांति से बैठिए। आप लोगों से अनुरोध है, सवाल ये नहीं है कि सवाल ये नहीं है कि पानी कब आया, रोड कब बनी, बिजली कब आया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हिंदुस्तान का डीजीपी, हिंदुस्तान की गरीबी नीचे ही जा रही है। बिहार गरीब आज 35 साल पहले भी था और बिहार गरीब आज भी है। बिहार को गरीबी से उठाने का क्या मुद्दा है एनडीए के पास और जो है सो एनडीए के पास, यानी राजद गठबंधन के पास, जदयू गठबंधन के पास। मेरा एजेंडा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, 4% सालाना दर पर महिला को इंटरेस्ट पर 5 लाख का, ये बेसिक चीजें हैं जिसको उठाने की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, अगड़ा पिछड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत हुआ, अब अपने अपने बच्चों को देख कर करके वोट देने का वक्त आया है। हम लोग आजादी के बाद ठीक है से लगातार गिरावट में आए हैं। आप जान लीजिए
कि जब ये अंग्रेज का शासनकाल चल रहा था तो लोग 35% सरकारी नौकरियां में थे, अब आप घट कर करके 2% से भी कम हो गए हैं। और मुसलमानों की तो आबादी 0.97% रह गई है। बेसिक मुद्दा यह है कि हम नीचे क्यों आ रहे हैं, पूरी दुनिया ऊपर जा रही है, उसका मुख्य मुद्दा है कि हमारे यहाँ शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ठीक है सर। तो प्रशांत किशोर जितनी भी चीजें, जितनी भी वादे उन्होंने कहा है, सबसे बड़ा अगर बिहार में कोई मुद्दा है तो प्लान का मुद्दा है। हमारे बच्चे जवान लड़के जाकर के हड्डी गलाते हैं पंजाब में, हिंदुस्तान में। ये मुद्दे पर बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, बूढ़ा बूढ़ी की सच्चाई पर 400 से 2000 पे बात कीजिए। खान साहब एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ विजय कुमार सिन्हा, मेरा सवाल तीनों से है। लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी बैठे हुए नेताजी हैं उनसे पूछना चाहते हैं, अभी उन्होंने कहा कि बिहार की इंडिया की जीडीपी बहुत नीचे जा रही है, आंख बंद किए मैं कहा, हम बोले अरे वो बोले पीछे जा रही है। नाम बताइए इनका। अरे वो जनसुराज के हैं, आरजेडी के हैं। हाँ जनसुराज वाले, चूंकि इसलिए बोला जाता है पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में गए, फिर आरजेडी में गए। कभी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सिर्फ मैं सत्ता काल से जदयू में रहा हूँ 25 साल। सवाल आप गलत बोल रहे हैं खान साहब। अरे आप कहाँ अंधेरे में घूम रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं खान साहब। बच्चों का भविष्य आ रहे आपके पास। किसान को हम मजदूरी फ्री करके करेंगे। सवाल आप इंटेंशनली मत बोलिए। एक दिन भी तजम्मुल खान राजद में कांग्रेस में नहीं रहा है। खान साहब, मेरे बारे में क्या पता है? सवाल कर लेंगे। सवाल ये जदयू में थे, आरजेडी में थे, आज लोकसभा में हैं। इन्होंने कहा कि फिर झूठ बोल रहे हैं, उनसे बात हटाइए, झूठ बोल रहे हैं वो। आप होता कौन है? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सदस्य नहीं रहा हूँ राजद का किसी पार्टी का। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल उसके बाद जनसुराज। नाम बताइए। अजीत कुमार गुप्ता। आज हमारे भाई तजम्मुल खान जी एक बात बोले शिक्षा के प्रति, तो आज कहते हैं कि शिक्षा में जो वृद्धि है और जो ये सरकार में जो आगे बढ़ने का तरीका मिला वो किसी सरकार में नहीं मिला। मैट्रिक के बाद अगर किसी भी बच्चों को आगे पढ़ना है तो उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है और इसके लाभार्थ हमने कई एक लोगों को दिया और हमारी बच्चियां भी इसका लाभ उठाई। तो आप कैसे कर रहे हैं? दूसरा आपके एक मिनट, आज आपके सरकार ने नहीं हेलो, आज आप बोल रहे हैं कि आपके सरकार ने और जनसुराज यह करेगी तो किंग मेकर का भूमिका निभाए। बंगाल में 2 दशक, 1 दशक, बिहार में 10 साल, उस समय उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि सर अब हम लोगों को बीच में जाना है और लोगों का भला करना है। आज एक पार्टी बनाई और उसके दम पर लोगों का तकलीफ नजर। ठीक है। एक और सवाल खान साहब, एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल, शॉर्ट सवाल लीजिए और जवाब दीजिए। समय कम है, पानी गिर रहा है। एक और सवाल। पानी आने दीजिए, पानी कभी बाधा नहीं बनेगी। मैं सरकार में बैठे लोगों से, मैं तमाम प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा कि अगर यूरिया की इतना भरपूर्ति है तो मदनपुर में अनिश्चित काल के लिए क्यों बैठे हुए हैं किसान लोग? इसकी जवाब मुझे चाहिए। और एक चीज और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि टायर 3 में जो चयनित हुए बच्चे, टायर 4 में जो निकाला गया है, अभी तो आया नहीं है, पता नहीं ये जुमला सरकार क्या करेगी, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि 37, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता। संतोष जी टायर नहीं है, उसको बोला जाता है संतोष जी, TR4। संतोष जी छोड़िए। आप लोग इतना पढ़े लिखे थोड़ी है कि 12 क्लास के बाद इंटर करवा रहे हैं। सुनिए, पहले सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको बोलता हूं कि TRE 4 का जो आने वाला है वैकेंसी 27,000 ही क्यों, 1.5 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। इसमें चोरी क्यों आप चेक कर रहे हैं? दोनों सवाल का जवाब आप सभी प्रवक्ताओं से मैं चाहता हूं, सरकार में बैठे लोग। अशोक जी सबसे पहले आपके पास चलते हैं क्योंकि मौजूदा सरकार आप ही की है। देखिए, नौजवानों का सवाल जो भी हो स्वागत योग्य है। और दूसरी बात कि ये समझ लेना चाहिए कि देश में बिहार 3रे नंबर पे राज्य आ गया सरकारी नौकरियां देने में। तो कुछ आगे पीछे होगी, लेकिन पहले तो नगण्य था, सुन पर थे हम लोग, अब तो 3रे नंबर पर बिहार हो गया। और एवरेज हर एक घर में एक नौकरी या एक शिक्षक या 2 या 3, हम लोग तो घूम के देख रहे हैं कि एवरेज हर एक घर में एक शिक्षक तो जरूर हैं। और बाकी जो आने वाला समय है उसमें और बढ़ेंगे। और नौजवानों का जो सवाल है हम उनके साथ खड़े हैं और आपको और मिलेगा। पूर्व विधायक जी, हाँ आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं सवाल का जवाब दे लेंगे। यही माननीय पूर्व विधायक जी थे, इनके मुख्यमंत्री जी थे। जब हमारे नेता ने कहा था तेजस्वी यादव ने कि हम बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो इनके नेता ने कहा था कि बाप के घर से पैसा लाएगा। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी, माहौल हमने बनाया, नौकरी हम
एक साथ 6.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। आज नौकरी का माहौल है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई की सरकार। ठीक है, एक मिनट जनसुराज से कुछ कहना चाह रहे हैं सर। आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो डिबेट हो रहा है वो सीखने वाला डिबेट होना चाहिए। यहाँ पर सब शिक्षित लोग हैं। सवाल भी जो बच्चे कर रहे हैं वो सब पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं। मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ से आप सिखा के जाइए हम लोगों को और सीख के जाइए। आप इस चीज को जानिए कि दोनों सरकार से जनता उब चुकी है। दोनों सरकार ने लंबा समय लिया है, 15 साल और 20 साल लिया है। अब आपको जागने का समय है। अब आप जाग कर करके सही मुद्दे पर जो है सो आप चुनाव कीजिए। सही मुद्दा, सही नेता, देश से लेकर के, राज्य से लेकर के अपने विधानसभा तक चुके जितने भी लोग आए हैं वही लुभावना बात कर करके और हमें और हमारे बच्चों को ठगने का काम किया है। वो किसी भी तरह के लोग हों, खान साहब, इसलिए मुद्दे की बातें हो। एक सवाल आ रहा है, पूछिए। यहाँ पर सभी जो लोग बैठे हैं लगभग सभी विधायक के प्रत्याशी हैं। अशोक बाबू पहले से विधायक हैं, तजम्मुल साहब भी हैं, शंकर भैया को भी टिकट में मिलने वाला है। मेरा आरजेडी से सवाल है कि आपका अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में आप क्या लाना चाहेंगे? बताइए। क्या से रिपीट करिए। प्राइवेट क्या सवाल? अगर आप एमएलए बनते हैं, अशोक जी ने जो किया वो किया 10 साल में, ठीक है, क्या किया नहीं किया वो अपने बोलेंगे, देखने का चीज है। अगर आप एमएलए बनते हैं तो आप प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में क्या लाना चाहेंगे? देखिए, हम अभी विधायक जी, पूर्व विधायक जी बोल रहे थे, राज्य में जातीयधारी जनगणना हुई। जातीयधारी जनगणना के बाद इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार के 2 लाख प्रत्येक उन परिवारों को पर सरकार 2 लाख रुपए महीना देगी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई। हमने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो, लेकिन सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री सिर्फ वादा करते हैं। जातीयधारी जनगणना का जो घोषणा था आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को स्वावलंबी बनाने का। ठीक है। एक आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि मौसम की मार के चलते हमें बहुत ही खेद प्रकट करते हुए कहना पड़ रहा है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पानी में भी डटे रहे, तमाम मुद्दों पर सवाल किए। आगे कल हम एक अगले विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।